Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aruj Anwar, and today's topic of our discussion is respiratory disorders. Respiratory disorders में हमने सबसे पहले जो डिसऑर्डर देखना है वो है लंग कैंसर. यहाँ पे सिंपली कैंसर लिखा हुआ है. ये बेसिकली क्योंकि आपका रेस्पिरेशन आपकी जो है वो लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ पे जो हमने कैंसर करना है वो लंग कैंसर है. So lung cancer is due to the unhealthy air containing smoke and pollutant. मतलब जब आप ऐसी एयर इनहेल करते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्मोक और कोई ऐसा पोल्यूटेंट होता है, फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स लाइक लेड और कॉपर वगैरह, तो वो इट इज लीड टुवर्ड्स लंग कैंसर. सो लंग कैंसर is also called a carcinoma basically. Carcinoma is a malignant tumor of potentially unlimited growth. मतलब कि जब आपका कैंसर मेलिग्नेंट हो जाए, मतलब कि ट्यूमर जो है वो बड़ा हो जाए और उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो अपनी ग्रोथ अनलिमिटेड कर सकता है, देन इट विल बी कॉल्ड कार्सिनोमा, और सिंपल यू कैन कॉल इट अ कैंसर. So carcinoma or the malignant tumor, it expands locally by invasion और systemically by metastasis. तो जब वो लोकल होता है तो आप कह सकते हो इसके ऊपर अटैक हुआ, फॉर एग्जांपल एल्विनाई है, ब्रोंक्यूल्स है, व्हाट्सएवर. लेकिन जब वो ब्लड में या बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है तो इसको कहते हैं सिस्टेमिकली, और इस प्रोसेस को मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. इससे इफेक्ट्स क्या होते हैं आपकी बॉडी पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? सिंपली द रेस्पिरेटरी पैसेजेस गेट ब्लॉक्ड. जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आपको एयर इनहेल करने में भी मसला होगा और एयर जो है वो एक्सहेल करने में भी मसला होगा. इट कॉजेज बाय 90% बाय स्मोकिंग. तो लंग कैंसर की अगर कॉज देखी जाए तो 90% इट इज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग, स्पेशली इन द यंग एडल्ट जिनके लंग्स बिल्कुल फ्रेश होते हैं. और जब आप स्मोक देते हो, क्योंकि स्मोक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोक में 10 कंपाउंड्स ऑफ टार होते हैं, टार ऑफ टोबैको स्मोक, जो कि कैंसर कर सकते हैं. मतलब 10 ऐसे खतरनाक कंपाउंड्स हैं जो कि स्मोक में होते हैं. ठीक है, एक तो वो इनहेल कर रहे हैं अंदर, उसके अंदर जो वो बाहर धुआं फेंकते हैं उसके अंदर भी 10 कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं. तो इसलिए ये बात लिखी हुई है कि 10 times lung cancer is more in those who smoke or live in smoky and congested area. मतलब इसमें एक्टिव स्मोकिंग तो इन्वॉल्व होगी, साथ पैसिव स्मोकिंग भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर जो है वो एक बंदा वो स्मोकिंग कर भी नहीं रहा लेकिन उसको लंग कैंसर हो सकता है, उसके चांसेस हैं. एक ऐसा बंदा जो कि नॉन स्मोकी एरिया में रहता है या खुले इलाके में रहता है, उसमें 10 times चांस जो है वो कम हो जाते हैं लंग कैंसर के, as compared to those who live in the smoky or the congested areas. ठीक है, तो कैंसर के बारे में आपने देख लिया कि कैंसर जो है वो मलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं और इससे आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है और इसकी कॉज है 90% स्मोकिंग. नेक्स्ट इज द ट्यूबरक्लोसिस. इसको आप टीबी भी बोलते हो. ट्यूबरक्लोसिस की जो डिजीज है ये कॉन्टेगियस होती है. कॉन्टेगियस का मतलब होता है अछूत. ये अछूत की बीमारी है. मतलब अगर एक पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो उस पेशेंट को सेपरेट कर देना चाहिए, बाकी पेशेंट से एक्साइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टेगियस है. और अगर एक पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो दूसरे को जो है ना वो आसानी से हो सकता है. इसकी कॉज क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ये बैक्टीरिया है बेसिकली. ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन होती है आपके लंग्स में ही है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन इसकी कॉज स्मोकिंग नहीं है बल्कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसी नाम से डिजीज का नाम रखा गया ट्यूबरक्लोसिस. एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन द पुअर पीपल. व्हाई इट इज कॉमन इन द पुअर पीपल? बिकॉज इट इज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन. आप ये कह लो कि जब आपको अच्छी फूड नहीं मिलती, फ्रेश फूड नहीं मिलती, जो कि बैक्टीरिया उस पर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, और पुअर लिविंग कंडीशंस मीन कि आपकी हाइजीन नहीं है, सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, तो इन जगहों पे यूजुअली जरासीम होते हैं. तो उसमें एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी है. तो ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में देखा गया है जो पुअर लिविंग कंडीशंस में रहते हैं. इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम है कि लंग डैमेज, कफ एंड फीवर. मतलब कि आपको खांसी बहुत ज्यादा होगी, इसको काली खांसी बोला जाता है आम जुबान में, लेकिन इसके साथ फीवर भी होगा और अल्टीमेटली आपके लंग्स टोटली डैमेज हो जाएंगे. बट इसके बारे में एक ये अच्छी बात है कि ये क्योरेबल है. आप इस बैक्टीरिया की कॉलोनीज अपने लंग्स में से निकलवा सकते हो विद प्रॉपर मेडिकल अटेंशन. तो ये क्योरेबल डिजीज है, इसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट इज एस्थमा.
एज़मा जो है इट इज कॉज्ड बाय द एलर्जिक रिएक्शन टू पोलन, स्पोर्स, कोल्ड, ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन एक्सेट्रा। मतलब कि एज़मा की कोई एक कॉज नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये एलर्जिक है। मतलब कि ये पेशेंट्स की सेंसिटिविटी के ऊपर होता है कि पेशेंट किस चीज से सेंसिटिव है, वो पोलन से सेंसिटिव है, स्पोर से सेंसिटिव है, कोल्ड या नमी या समटाइम पेंट या इस तरह की जगह पे उसको एज़मा का अटैक जो है वो आ जाता है। और इसमें होता है क्या, इट इज अ सडन स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। स्पास का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है आपके ब्रोंक्यूल्स की। ब्रोंक्यूल्स आपको पता है ना, लंग्स के अंदर है। जब ब्रोंक्यूल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो आपको सांस नहीं आएगा उस अटैक में, जब ये एकदम से होता है और ये अचानक होता है। किसी भी चीज से पेशेंट एलर्जिक हो सकता है। और इसमें भी क्या होगा, जब अटैक आता है ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स सच एज हिस्टामिन इनटू द ब्लड। तो इसका ये रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी में कि फौरन से जब ये अटैक होता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, ठीक है, हिस्टामिन जो कि रिलीज होते हैं, बेसोफिल्स आपने पढ़े हुए हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन इज इंडिकेशन ऑफ द एलर्जी। तो आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, स्किन का रेड हो जाना, दैट मींस बॉडी में हिस्टामिन सर्कुलेट कर रही है। सो एज़मा की कॉज आई थिंक आपको समझ आ गई है कि एज़मा में पेशेंट सेंसिटिव होता है। वो सेंसिटिव किसी भी चीज से हो सकते हैं। यहाँ पे चंद एक एग्जांपल है आपकी बुक में, लाइक पॉलन्स हैं, स्पोर्स हैं, कोल्ड है, ह्यूमिडिटी है, पोल्यूशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। और इसमें होता ये है कि स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रेक्शन होती, मतलब कि आपकी बॉडी के ऊपर अटैक होते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल जैसे एक पाइप को आप बंद कर दो तो उसमें से पानी और कोई भी केमिकल नहीं गुजर सकता। और फिर क्या होगा कि बॉडी इसमें क्या रिस्पॉन्स करेगी, फौरन से हिस्टामिन रिलीज हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या है, सिवियर पैरोक्सिम्स ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग। सिवियर पैरोक्सिम्स ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग, पैरोक्सिम का मतलब होता है सडन अटैक। ठीक है, तो जब एकदम से सडन अटैक होगा तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा और ये अटैक फ्रिक्वेंट भी हो सकता है। इसका सिम्टम है ये, मतलब एक दिन में एक या एक दिन में दो दफा भी ये अटैक हो सकता है। और समटाइम्स हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता भी नहीं होता। तो फ्रिक्वेंट अटैक भी हो सकते हैं और सडन अटैक्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में ये होता है कि इट इज ऑल्सो ड्यू टू द स्मोक, लेकिन ये कैंसर की तरफ नहीं लेके जाता। एम्फीसीमा की डेफिनेशन ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ एल्वेलाई एंड इट इज मोर कॉमन इन द स्मोकर्स। बात वही है कैंसर, लंग कैंसर वाली, कि ये स्मोकर्स में ज्यादा होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि एल्वेलाई आपको पता है एयर सैक्स, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। जब यही टूट जाएंगे, बेसिकली ये वो साइट थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एल्वेलाई वो वो जगह है जहां से बेसिकली आपकी जो ब्लड और आपकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी ट्रांसपोर्ट होती है विद इन अ ब्लड। तो अगर वो जगह ही टूट जाएगी, मतलब वो सरफेस एरियाज ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो जो है ना प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी ब्लड की हमारी बॉडी में। सो इट कॉजेज मैंने आपको बता दिया, मोस्ट कॉमन इन द स्मोकर। सो स्मोक सब्सटेंसेस, मतलब कि वही जो 10 कंपाउंड जो तार में थे जो लंग कैंसर कर सकते हैं, इस तरह बहुत सारे स्मोक सब्सटेंसेस हैं जो आपकी एल्वेलाई की वॉल्स को वीक कर देते हैं। इरिटेंट सब्सटेंसेस ये भी स्मोक में होते हैं, मतलब बरहम करने वाले, चुभन बेचैन करने वाले सब्सटेंसेस कॉजेज स्मोकर्स कफ एंड बर्स्टिंग ऑफ वीकेंड एल्वेलाई। अब क्या होगा, एक तो स्मोक में सब्सटेंस है जिन्होंने आपकी एल्वेलाई को पहले ही वीक किया हुआ था। अब इरिटेंट्स हैं, इरिटेंट्स मतलब चुभन करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी स्मोक की आपको फौरन से खांसी आ सकती है। जब आप कफ करोगे ना तो वो जो पहले ही आपकी एल्वेलाई वीक हो चुकी है वो अब फटना शुरू हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। आप स्मॉल एल्वेलाई कंबाइन टू फॉर्म लार्ज एल्वेलाई, फॉर एग्जांपल जो बस्टिंग होगी है वो एल्वेलाई आपस में जुड़ जुड़ के लार्ज एल्वेलाई बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स बात याद रखनी है, शायद एल्वेलाई का वॉल्यूम मतलब ज्यादा हो जाए लेकिन उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है क्योंकि वॉल्स टूट गई हैं। मतलब एल्वेलाई हैं, उनका वॉल्यूम है, लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया है। तो हमारी, आप ये कह लो कि फिजियोलॉजिकली डेड एयर स्पेस इंक्रीज, मतलब कि वॉल्यूम है भी लेकिन वो सारी जो एयर स्पेसेस एल्वेलाई हैं वो डेड हो चुकी है, बट दे आर नॉट एबल टू ऑक्सीजनेट योर ब्लड नाउ। सो दिस इज द एम्फीसीमा। इसमें आपकी एल्वेलाई ब्रेक कर जाती हैं। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द स्मोक एज द लंग कैंसर, लेकिन यहाँ पे स्मोक पहले वॉल्स को वीकेंड करते हैं, तो इसके इरिटेंट्स आपकी कफ कराते हैं। जब आप कफ करते हो तो एल्वेलाई बर्स्ट कर जाती हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्बिंग सर्फेस ऑफ द लंग इज रिड्यूस। किस चीज को एब्जॉर्ब करना है, आपको पता है कि इसने ऑक्सीजन, ब्लड होता है ना एल्वेलाई के पास, जो ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना था तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। कैन नॉट ऑक्सीजनेट द ब्लड प्रॉपरली, आपका ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा क्योंकि सही तरह से
ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी ऑक्सीजन इनसाइड. Blocks the bronchiole air is trapped in sac and air sacs not ventilate. Ventilate का मतलब वही बार बार उसी बात को ये बता रहा है, तो ये इसके इफेक्ट्स हैं. लास्ट जो डिसऑर्डर है इसका वो है, मतलब ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. इसको आरडीएस भी बोलते हैं. इस तरह से भी पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज आरडीएस. आर मीन रेस्पिरेटरी, डी मीन्स डिस्ट्रेस एंड एस फॉर सिंड्रोम. Respiratory distress syndrome is common in premature infant. Premature infant मतलब कि ऐसा बच्चा जिसकी less than 7 months, मतलब उसकी एज जो है वो 7 माह से कम है. ठीक है, प्रीमेच्योर है, मेच्योर नहीं, क्योंकि मेच्योर इन्फेंट जो होता है वो कंप्लीट 9 मंथ्स का होता है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम है. इसमें होता क्या है, इसमें जो आपको पता है, जब फर्स्ट टाइम आप इनहेल करते हो एयर, तो आपके लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं. ठीक है, और जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सरफेस टेंशन क्रिएट होती है. ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह के सर्फेक्टेंट अवेलेबल या कोई केमिकल अवेलेबल ना हो जो कि हमारे लंग्स की सरफेस टेंशन को कंट्रोल करें, तो क्या होगा, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे. अब इन बच्चों, इन इन्फेंट्स में होता ये है कि वो जो सर्फेक्टेंट है ना, जिसका नाम मैं बोल रही हूँ, बेसिकली वो एक ऐसा, मैं आपको बताती हूँ, सर्फेक्टेंट इज नॉट प्रोड्यूस. व्हाट इज सर्फेक्टेंट, इसको देखो जरा डेफिनेशन. मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन बाय सेक्रेटरी सेल्स ऑफ एल्वेओलियर एपिथेलियम. मतलब कि सर्फेक्टेंट लाइपोप्रोटीन का एक ऑयली सा लिक्विड है. ठीक है, अब ये निकलता कहाँ से है, ये एल्वेलाई की स्किन से निकलता है, बेसिकली एल्वेलर वॉल से या एपिथेलियम से निकलता है. और काम इसका ये है कि इसने लंग्स की सरफेस टेंशन को कम करना है. क्या होगा, इन बच्चों के अंदर जब सर्फेक्टेंट बनेगा ही नहीं, तो क्या ये रिलीज होगा लाइपोप्रोटीन का मिक्सचर, नहीं रिलीज होगा. तो उन बच्चों के अंदर चांस ज्यादा हो जाते हैं लंग्स टू कोलैप्स. और जिन बच्चों में ये बनता है, जिन इन्फेंट्स में ये होता है, they have reduced tendency of lungs to collapse. So RDS जो है, इसके बारे में जो एक बहुत important MCQ के किनमें होता है, it is present in the premature infant less than 7 months. Surfactant is not produced, mixture of lipoprotein by secretory cells of alveolar epithelium, and which is ultimately reduce the surface tension and reduce the tendency of lungs to collapse. लेकिन इन infants में ये सब कुछ opposite होगा, उनके lungs collapse कर सकते हैं. बस यहाँ पे जो है वो बेटे आपके सारे ये पूरे हो गए, जिसमें आपने सबसे पहले लंग कैंसर देखा, ट्यूबरक्लोसिस देखा, फिर आपने एस्मा देखा, फिर आपने एम्फोसीमा देखा, और लास्ट पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. अब नेक्स्ट है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, के मतलब आपकी बॉडी में 2 पिगमेंट्स इन्वॉल्व है जो जिनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोलते हैं. इनमें आप डिफरेंस देख लो, एक हीमोग्लोबिन है और एक जो है वो मायोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन नाम दोनों का ग्लोबिन है, कोई काम भी इनका थोड़ा बहुत मिलता है आपस में. तो इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज हीमोग्लोबिन कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन समझते हैं ना, these both are the proteins, and proteins are made up of amino acids, or amino acids are joined together with the help of peptide bond, and this bond when formed and it makes long chain, these chains are called polypeptide chains. तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. हीमोग्लोबिन में 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स होते हैं और इसमें मायोग्लोबिन में 1 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है. तो हीम ग्रुप वो पोर्शन जहाँ पे आयरन बाइंड करता है, तो हीमोग्लोबिन में 4 आयरन बाइंड करते हैं, उसमें 1 आयरन. 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद 4 आयरन ना, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद 1 आयरन. It is found in RBCs and it is found in the muscles. Myoglobin, myo means muscles. Hemoglobin help in the transportation of oxygen, but myoglobin can store oxygen. ठीक है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन ये स्टोर कर सकता है. इट इज लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर देता है और अफिनिटी कम है तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ जाता है खाली. लेकिन इसकी मोर अफिनिटी होती है मायोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन. लूजेस ऑक्सीजन at PO2, but the partial pressure of the oxygen is 60 mm of Hg. It loses oxygen at the partial pressure of oxygen at 20 mm of Hg. तो यहाँ पे आपने देख लेना कि मायोग्लोबिन लो प्रेशर पर भी जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देती है, लेकिन हीमोग्लोबिन 60 mm of Hg पे जाके जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. इन दोनों में डिफरेंसेस जो है वो मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप ही सारे आसान है, आप कर सकते हो. उसके बाद है डाइविंग रिफ्लेक्स. डाइविंग रिफ्लेक्स जब मतलब ये वो वाले मैमल्स हैं जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं और वो काफी देर पानी में रह सकते हैं, लेकिन फिर वो ऊपर आते हैं और डाइव करके फिर अंदर चले जाते हैं. तो ये भी बेटी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स.
तो इसको भी आप देख लो कि जब वो डाइव करते हैं, डाइविंग रिफ्लेक्स होता है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है एक्वाटिक मैमल्स, सिटेशियंस एग्जांपल के तौर पर ब्रैकेट में आपने लिख देना है। एक्वाटिक मैमल्स कैन स्टे इन डेप्थ ऑफ ओशन अबाउट 2 आवर्स, मतलब कि समुद्रों की डेप्थ में गहराई में कितनी देर रह सकते हैं, 2 आवर्स, बिकॉज दे हैव ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एज कंपेयर टू द बॉडी वेट, मतलब इनमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा होता है। देन हेंस दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इन देयर मसल्स, क्योंकि इन्होंने मसल्स में जो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा स्टोर किया होता है। आपने अभी मायोग्लोबिन का फंक्शन पढ़ा। अब यहाँ से बेसिकली शुरू होता है कि डाइविंग रिफ्लेक्स जब एक्टिवेट होता है, जब उन्हें डाइव करना होता है, डाइव करके वो अंदर जाते हैं, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज वो करते हैं, तो उनकी बॉडी में नेचुरली यही है, क्या क्या चीजें जो है वो किस किस तरह से हो जाती हैं। सो बेटे आपने 6 पॉइंट सीखे हैं, 6 को आपने अच्छी तरह से याद करना है। जब डाइविंग रिफ्लेक्स होती है, ब्रीदिंग उस दौरान ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, हार्ट बीट जो है वो स्लोज डाउन हो जाती है 1/10, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिड्यूस रहती है, क्योंकि सांस नहीं ले रहे तो ऑक्सीजन कैसे कंज्यूम करेंगे। ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज होती है। मोर टू ब्रेन एंड हार्ट, मतलब ब्लड की जो सप्लाई है वो हार्ट और ब्रेन की तरफ ज्यादा हो जाती है। एंड इट इज लेस टू द स्किन मसल्स एंड द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। मसल्स शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 6 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जब डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो ब्रीदिंग इज स्टॉप्ड, हार्ट बीट स्लोज डाउन, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिड्यूस्ड, blood redistribute, it is more to the brain and heart, and it is less to the skin and the digestive organs and your muscles, not your muscles. Basically it is the aquatic mammals muscles shifts from aerobic to anaerobic respiration. So this is all about the diving reflex कि जब वो dive करते हैं तो क्या क्या activities होती हैं, ठीक है। Next is the lung capacity. लंग कैपेसिटी यही है कि लंग्स का आप ये कह लो कि अंदर से सरफेस एरिया कितना है, मैक्सिमम एयर कितनी जा सकती है लंग्स के अंदर। तो ये बेटे एमसीक्यूज के मतलब हवाले से आपने बातें याद रखनी है कि जब लंग्स में पूरी तरह से हवा चली जाए, लंग्स फुली इन्फ्लेट होते हैं वंस इनटू योर लाइफ, मतलब एक दफा होते हैं, तो वो 5 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। चलेगी मतलब एयर अंदर, लंग्स फुली इन्फ्लेट हो गए, फूल गए। अब जब रेस्ट और स्लीप में तो आप कितना एक्सचेंज कर रहे होते हो बाहर से अंदर, भाई कितनी हवा आ जा रही होती है, सिर्फ 1/2 लीटर, ठीक है। 4.5 अभी भी आपके लंग्स में है। और जब आप बहुत ज्यादा एक्सर्शन या एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो तो फिर कितना एक्सचेंज है, 3.5 लीटर्स, मतलब कि आपके लंग्स में हर टाइम जो हवा होती है ना वो 1.5 लीटर तक हो सकती है। सो कंक्लूजन इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि बाकी रहने वाला वॉल्यूम है, इट इज 1.5 लीटर विच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, ये कभी नहीं एक्सपेल होता। आइदर यू आर इन द रेस्ट और स्लीप कंडीशन, फिर तो वैसे ही 1/2 लीटर का एक्सचेंज है, लेकिन जब आप बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हो तब भी सिर्फ 3.5 लीटर जो है वो एक्सचेंज होता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपकी लंग्स का 1.5 लीटर्स होता है और टोटल कैपेसिटी आपके लंग्स की 5 लीटर्स है। अच्छा, यहाँ पे आपने इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर का एक चार्ट से याद कर लेना है कि किस परसेंटेज के वाले से ऑक्सीजन किस तरह अंदर जाती है जब वापस आती है। तो इनहेल एयर वो है जब हम टेक इन करते हैं हवा को, और एक्सहेल एयर वो है जब टेक आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो 21% होती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो सिर्फ 16%, थोड़ी सी ना अमाउंट इसकी कम हो जाती है क्योंकि इससे बॉडी में रह जाती है, टिश्यूज वगैरह में। कार्बन डाइऑक्साइड जाती 0.04% है, और एक्सहेल होके वापस आती है 4%, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तभी इसकी डेफिनेशन में बोलते हैं ब्रीदिंग में कि ऐसी हवा अंदर लेके जाना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और ऐसी हवा बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। वाटर वेपर्स दे आर वेरिएबल, जब वापस आते हैं तो दे बिकम सैचुरेटेड, मतलब कि उनकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, वो सैचुरेट हुए होते हैं। नाइट्रोजन जितनी जाती है बेटे 79% इनहेल होती है, तो 79% एग्जिट वापस आ जाती है, और ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हुए बगैर वापस आ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन द मैन, जिसके अंदर आपने इसकी फिजियोलॉजी, मोर्फोलॉजी, एनाटमी, और उसके बाद अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फिर इसके मैकेनिज्म्स, हर चीज देख ली है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।